हेलो बच्चों। तो भाई आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, है ना। इन्वायरमेंट के लिए जो कानून बनाया गया है हमारे संविधान में, उसके बारे में जानेंगे कि मीन्स और जानेंगे कि इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। जो लोग इन्वायरमेंट का मिसयूज कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा, आजकल देख रहे हो इन्वायरमेंटल आपदाएं बहुत आ रही हैं, इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स बहुत आ रहे हैं। रिसेंटली अभी गुजरात में आया था, उसके पहले जोशीमठ में आया था, है ना। कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं सुनामी आ रहा है, कहीं फ्लड आ रहा है ना। कहीं पे एक्स्ट्रा बारिश हुई जा रही है। मीन्स ये सब क्या है? ये सब डिजास्टर्स हैं। अगर इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो ये समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो वो छेड़छाड़ ना हो, उसी लिए ये बनाया गया इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। सोच के देखो, जब इतने कड़े कानून बनाए गए हैं तब तो ये स्थिति है। अगर ये कानून ना बनाए जाते तो फिर इन्वायरमेंट की स्थिति क्या होती? सोचने वाली बात है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान में कुछ प्रोविजंस हैं, उनके बारे में जानेंगे जो जानने जरूरी हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इनएक्टेड अंडर द आर्टिकल नंबर 253। हमारा जो हिंदुस्तान का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 253 है, वो क्या कहता है? ये प्रोवाइड करता है फॉर द इंटैक्टमेंट लेजिस्लेशन फॉर द गिवन इफेक्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, है ना। ये क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 253 जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, उसकी डिटेल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 253 में ये लिखा हुआ है। अब आर्टिकल नंबर 48A, आर्टिकल नंबर ये याद रखना, 48A हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्पेसिफाई किया गया है कि स्टेट शैल इंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। जो हमारा आर्टिकल नंबर 48 का ए है, 48 का जो ए है वो बताता है कि हमारे संविधान में स्पेसिफाई किया गया है जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्ट करे, इंप्रूव करे इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को बचाए, वाइल्ड लाइफ को बचाए हमारे देश की, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन में जो नियम कानून दिए गए हैं उनका सख्ती से पालन हो सके, राइट। अब देखते हैं इसमें क्या है। Recent past, numerous environmental problems have become threatening for the human welfare. थ्रेटनिंग फॉर ह्यूमन वेलफेयर, भाई हमने देखा है कि अभी आजकल क्या है, न्यूमरस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, बहुत सारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो ह्यूमंस के वेलफेयर में थ्रेट हैं, उनके लिए बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। जो मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको दिए कि अभी गुजरात में न जाने कितने लोग मर गए, है ना। जोशीमठ में देखो दीवारें कड़क वो हो गई, लैंडस्लाइड लगातार होते चले जा रहे हैं। ये सब क्या है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, कहीं भी ट्रैक बन जाते हैं, कहीं भी उस कैपेसिटी नहीं है, फिर भी 50-50 मंजिल की बिल्डिंगें बन जाती हैं, राइट। देखो तो भाई धरती का बैलेंस, भाई धरती एक तराजू है, राइट। अब उस तराजू का बैलेंस बिगाड़ोगे तो भाई धरती हिलेगी, और जब धरती हिलेगी तो तुमको हिला डालेगी, ये समझ लो, समझे कि नहीं। तो इस बैलेंस को छेड़ना नहीं चाहिए, इसलिए कहीं भी कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि कहीं भी उठाओ और कुछ भी बना डालो। भाई आलू लेने जाते हो, एक तरफ आपने भाई वेट रखा, दूसरी तरफ आलू रखते हो, अगर ज्यादा आलू हो जाएगा तो इधर झुक जाएगा और कम रहेगा तो उठा रहेगा, है ना। तो क्या करते हो, 1 किलो के लिए एकदम बराबर बना रहे। तो ये पृथ्वी का बैलेंस ऐसे बिगाड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए रिसर्च की जाती है, राइट। ओके, तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इज दैट देयर इंपैक्ट इज नॉट कन्फाइंड सोर्स एरिया बट स्पिल ओवर फॉर एंड वाइड एरिया। मीन्स इसे कन्फाइंड मीन्स एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं, इसका जो असर है वो बहुत दूर तक दिखाई देता है और आज नहीं आगे वाली जनरेशन तक कई बार दिखाई देता है।
इफेक्टिव लेजिस्लेशन इज नीडेड, मींस जरूरी और सख्त कानून की जरूरत है ऑर्डर टू प्रिवेंट मिस यूज एंड डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। किस लिए? ताकि जो इन्वायरमेंट का मिसयूज है, जो डिग्रेडेशन है, वो क्या हो सके, वो बंद हो सके, कोई ना कर सके, रोका जा सके। टू कर्ब द डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस अनस्क्रुपुलस पीपल, जैसे अनस्क्रुपुलस पीपल मींस अनऑथराइज्ड पीपल कह सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट माफिया, जो जंगल की लकड़ी काट ले जाते, जिनके पास राइट्स नहीं होते, माफिया है ना। पॉचर्स, पॉल्यूटर्स, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, इफेक्टिव लेजिस्लेशन इज नेसेसरी। तो इन चीजों के लिए इफेक्टिव लेजिस्लेशन की जरूरत है। पॉल्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, पॉल्यूशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे इन्वायरमेंट पे जो अफेक्ट करता है, सिर्फ इन्वायरमेंट में नहीं, वहां पे रहने वाले लोगों को भी डायरेक्टली। इट डज नॉट ऑब्जर्व द पॉलिटिकल territories legislative jurisdictions, thus the environmental problems are intrinsically global in nature, right? मीन्स इसके लिए हमें कोई पॉलिटिकल उसकी जरूरत नहीं है, हर इंसान को खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने अपने लेवल पे इनको सुधारने की। ऐसा नहीं कि खाली जो है पॉलिटिकल टेरिटरीज ही इसको ऑब्जर्व करे, केवल उसी की जिम्मेदारी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान की बराबर जिम्मेदारी होती है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ऐसा हमारा संविधान भी बोलता है। हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर जो हमने अभी 48A आपको बताया, उसी में ये बात भी दी गई है कि भाई हर इंसान जिम्मेदार है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन नॉट नीडेड ओनली एट द नेशनल लेवल बट ऑल्सो एट द इंटरनेशनल लेवल। इसकी जरूरत जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है या ये लेजिस्लेशन जो है हमारे इंडिया के लिए केवल जरूरी नहीं है, सिर्फ नेशनल लेवल पे जरूरी नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो ओजोन लेयर है या बाकी के देशों में जो समस्याएं हैं वो सब समस्याएं भी तो शॉर्ट आउट होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 48A जो हमने अभी बताया आपको, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड दैट द स्टेट शैल एंडीवर द प्रोटेक्ट इंप्रूवमेंट इन्वायरमेंट, जो हमने अभी आपको बताया कि भाई स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ, जो कंट्री की वाइल्ड लाइफ है, इन सबको सेफ करने के लिए। और 48 क्या आर्टिकल नंबर 51 में भी दिया है, क्या दिया है, प्रोवाइड दैट एवरी सिटीजन शैल प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। आर्टिकल नंबर 51 के अकॉर्डिंग जितने रहने वाले सिटीजन हैं उन सब की जिम्मेदारी है इसके प्रोटेक्शन के लिए। मींस ये संविधान का आर्टिकल नंबर 51 बोलता है। कहीं कोई पेड़ काटता है, कहीं कुछ करता है, आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो। अगर कोई पूछता है तुम्हें क्या अधिकार है, ये तुम्हारा थोड़ी है, ये तो हमारी जमीन पे है। आप अपनी जमीन के पेड़ भी नहीं काट सकते, अपनी जमीन के पेड़ भी नहीं काट सकते, और कोई दूसरा इंसान भी, तुम अगर काट रहे हो अपनी जमीन के पेड़ तो उसको आके रोक सकता है। क्यों रोक सकता है? उसको संविधान ने अधिकार दिया है, उसको संविधान ने अधिकार दिया है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान बोलता है, आर्टिकल नंबर 51A खोल के देखो, नेट पे सर्च करके देखो कि एवरी सिटीजन शुड बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। Right, several legislation on the environmental protection existed even before India got the independence। तो बहुत सारे ऐसे थे, अंग्रेजों के टाइम से ही इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे नियम कानून थे, लेकिन उस वक्त के जितने भी नियम कानून थे वो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाए थे। वो उन्होंने उन कानून में वही चीजें डाली थी जिससे सिर्फ और सिर्फ उनका फायदा हो, हमारे देश के फायदे से कोई मतलब नहीं था उनका। राइट, लेकिन उसके बाद नेशनल काउंसिल ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी मींस आफ्टर इंडिपेंडेंस कह सकते हो, प्लानिंग वाज सेटअप 1972। मींस अब इस भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमारे देश की गवर्नमेंट बनी तो फिर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज बनानी शुरू की गई। कब से? 1972 से, विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। किसने? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की एंट्री कराई गई इसमें कि देख के क्या चीजें सही हैं क्या नहीं, वो सब कानून में डाली जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एन एम, क्या एम था? एस्टेब्लिशिंग द रेगुलेटरी बॉडी
ओवरव्यू द एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज। इंडियन गवर्नमेंट का एक एम था, एक टारगेट था कि एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी मीन्स एक टीम का गठन किया जाए, एक ऐसी टीम का गठन किया जाए जो टीम इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको देखती रहे और जरूरत पड़े तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को रिपोर्ट कर सके, ताकि उसके लिए और अगर जरूरत है तो पॉलिसी बनाई जाए और जरूरत है तो फिर डिसीजन लेके उसको ठीक कराया जाए। राइट। तो MOEF वॉज इस्टेब्लिश्ड कब हुआ भाई, कब हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ इफेक्टिव फॉरेस्ट एक्ट कब इफेक्टिव हुआ? 1985 में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1985, इज द नोडल एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी इन इंडिया। ये क्या थे? नोडल एडमिनिस्ट्रेशन मींस इनको एक नोडल बॉडी बना दिया गया कि आप अपने एरिया की जिम्मेदारी खुद ले सकते हो। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट फर्दर लेइंग डाउन द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क accomplished its task 1970s। मैंने इन्वायरमेंट रिलेटेड कम अप है ना, 1970 से बहुत सारे ऐसे थे जो इन्वायरमेंटल जिनको मॉडिफाई किया गया, जिनको अमेंड किया गया, अमेंडमेंट जिनमें जरूरत थी, मींस अंग्रेजों ने बनाए थे, फिर 1970 तक वही चलते चले आ रहे थे जो अंग्रेज बना के चले गए थे। फिर समझ में आया कि इन कानून को अभी हमारे देश में जरूरत नहीं है, हमें अपने देश के और अपने यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से कानून बनाने की जरूरत है। राइट भाई, अंग्रेजों ने तो अपने हिसाब से बनाया था, हमें उनके हिसाब से थोड़ी चलना, हमें तो वो चाहिए जो हमारे देश के लिए फायदेमंद हो। राइट, इसीलिए 1972 में फिर मीटिंग बनाई गई और फिर अलग अलग तरीके के रेगुलेटरी बॉडीज बनाई गई, नोडल सेंटर्स बनाए गए, भाई तुम ये एरिया देखना, तुम ये एरिया देखना, तुम ये एरिया देखना, और सब लोग किसको रिपोर्ट करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है। अमंग ऑल कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, जैसे कि क्या? एयर, वाटर, ये दो चीजें सबसे बेसिक नेसेसरी हैं सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो प्रोटेक्ट देम द डिग्रेडेशन, इनके डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करना है तो बेसिकली वाटर एक्ट, एयर एक्ट और इन्वायरमेंट एक्ट। स्टार्टिंग में इन्हीं दो तीन चीजों पे काम किया गया कि भाई शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण चाहिए, ये बेसिक नीड है हमारे यहाँ की, है ना। तो सबसे पहले वाटर यानी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, किसके प्रोटेक्शन के लिए? ये पानी के प्रोटेक्शन के लिए। कब दिया गया? आया 1974 में आया। हिंदी में देखते हैं भाई, जल प्रदूषण, जल प्रदूषण के लिए एक्ट बनाया गया कि इसको प्रदूषित ना किया जाए। उद्देश्य बेसिकली क्या था? बेसिक उद्देश्य इनका था जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण प्रदान करना, मींस जल प्रदूषण ना होने देना, पानी के विभिन्न स्रोतों में पौष्टिकता और पानी की शुद्धता को बनाए रखने या बहाल करना। जितने भी सोर्सेस से पानी आता है, पानी की पौष्टिकता, हेल्दियर पानी, शुद्ध पानी, ये बनाए रखना चाहिए। या केंद्र प्रदूषण बोर्ड मींस सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी केंद्र का, और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। सेंट्रल पॉलिसी बनाता है, स्टेट अपने स्टेट में उस पॉलिसीज को डिस्ट्रीब्यूट या इंप्लीमेंट करता है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जल निकायों में प्रदूषकों का निर्वहन करने और करने वाले कारखानों, प्रभावी मानकों को स्थापित, मींस जहां पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जहां पे भी चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाए, है ना, या एग्रीकल्चर की बात की जाए, या फिर जहां पे भी वेस्ट पानी, वेस्ट वाटर जहां पे भी डिस्चार्ज किया जाता है, उन सब जगह पानी निकालने, मींस ये सेट किया गया कि भाई तुमने इंडस्ट्री लगाई, तुम्हारे यहां से जो वेस्ट वाटर आएगा, पानी का एक मानक सेट कर दिया गया, तुम्हारे यहां का आने वाला पानी इससे ज्यादा प्रदूषित नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चर में जितना भी चीज तुम पानी से लगा रहे हो, जो भी तुम्हारा आ रहा है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो भी कर रहे हो, वहां का वेस्ट पानी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। जहां से भी वेस्ट निकला, मींस उनके मानक सिद्ध कर दिए गए, उनके स्टैंडर्ड्स बना दिए गए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बेसिकली यही, क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती,
जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, है ना, वहां पे केंद्र का शासन चलता है। जल प्रदूषण की रोकथाम से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हैं डायरेक्टली जो केंद्र बनाता है वो वहां पे इंप्लीमेंट हो जाती हैं। स्टेट के लिए सीवेज सिस्टम, है ना, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज जितना भी होता है, अस्वीकार करना या स्वीकार करने के दौरान शर्तों को बाकायदे जब उनका अप्रूवल दिया जाता है उसी वक्त बता दिया जाता है कि इसको नियंत्रित करके रखना है। अंग्रेजी में सेम चीज को समझने की कोशिश करें। मेन ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का क्या है? पानी के पॉल्यूशन को कम करना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना। ठीक है, एक्ट क्या बोलता है? रेगुलेटरी अथॉरिटी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एम्पावर्स द बोर्ड एस्टेब्लिश इन्फोर्स द इफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स। मींस किसी भी फैक्ट्री से जो इफ्लुएंट यानी जो डिस्चार्ज बाहर निकल रहा है उनका कितना पॉल्यूशन लेवल होना चाहिए वो सेट करने का काम कौन करता है? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपने अपने स्टेट में। लेकिन यही सेम चीज अगर हम यूटी के लिए बात करें, यूनियन टेरिटरीज के लिए, तो यहाँ पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नियम चलता है। जहाँ स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट नहीं यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून चलते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड परफॉर्म क्या करता है? सेम फंक्शन, जो फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में करती है वहीं पे सेंट्रल कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहाँ करते हैं? यूनियन टेरिटरीज में फॉर्म जो पॉलिसीज बनाते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसे सीवेज है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट डिस्चार्ज है, ये सब रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करना, अगर रिजेक्शन लेवल पे है तो कंपनी का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। अगर ज़्यादा जो मानक हैं पानी के उन मानक को डिस्टर्ब कर रहा है आपका इफ्लुएंट, आपके यहाँ से निकलने वाला डिस्चार्ज, तो जाहिर सी बात आपकी कंपनी को बंद कर देना ही जरूरी है, क्योंकि उससे फिर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, राइट। तो ये सारी कंडीशन होती हैं कंसेंट साइन करते समय। एक्ट ग्रांट द पावर ऑफ बोर्ड कंप्लायंस विद द एक्ट इंक्लूडिंग द पावर एंट्री एग्जामिनेशन टेस्टिंग द इक्विपमेंट। मीन्स ये जो एक्ट है हमारा, ये एक्ट जो रेगुलेटरी बॉडी हैं उनको पावर देता है, उनको ताकत देता है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके आप जो भी मशीनों से वेस्ट निकल रहा है, जो इस इंडस्ट्री से वेस्ट निकल रहा है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही, जो कुछ काम XYZ हो रहा है, आप उसके अंदर जाके वहाँ के जो डिस्चार्ज निकल रहा है उसको आप चेक कर सकते हो। ये देता है, चेक करके उसकी एनालिसिस कर सकते हो और रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो। 1988 में अमेंडमेंट आया और इस अमेंडमेंट जब भी आता है, अमेंडमेंट क्यों लाया जाता है? कोई भी अमेंडमेंट किसी भी एक्ट में लाया सिर्फ इसलिए जाता है अगर इस एक्ट में हमको कुछ कमी दिख रही है, किसी तरीके की कोई कमी दिख रही है, हमें उसको दूर करनी है, तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसको काट के लिख देते हैं, हम वहां पे अमेंडमेंट जोड़ देते हैं इस पॉइंट का रेफरेंस देके। तो अमेंडमेंट क्या किया? और ज्यादा ताकतवर बना दिया इस एक्ट को। 1988 में अमेंड स्ट्रेंथन द एक्ट, स्ट्रेंथन मींस और शक्तिशाली बना दिया इस एक्ट को। इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन प्रोविजंस के लिए बोर्ड में क्लोज डिफेक्ट इंडस्ट्रियल प्लांट विड्रॉ द सप्लाई ऑफ पावर। मींस इतनी ताकत दे दी कि अगर कोई भी इंडस्ट्री गलत तरीके का वेस्ट मटेरियल प्रोवाइड मींस डिस्चार्ज कर रहा है पानी में, किसी नदी नाले में डाल रहा है, तो ये क्या करेंगे? ये वहां की पानी और बिजली सप्लाई बंद कर सकते हैं, बंद करवा सकते हैं। दूसरा, इनके ऊपर क्या कर सकते हैं? पावर ऑफ वाटर बाय एडमिनिस्ट्रिंग, पेनाल्टी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? पेनाल्टी मोर स्ट्रिंजेंट, है ना, पेनाल्टी लगा सकते हैं। तो ये सारे काम, जैसे अभी कानपुर का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था, इन्हीं कुछ कारणों की वजह से देखो वहां पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई। नहीं, एक समय हुआ करता था कि उत्तर प्रदेश में, खासकर अगर कानपुर की बात की जाए, जो बच्चे कानपुर के हैं उनको पता होगा, अगर अपने पेरेंट्स से पूछें तो जैसे पिक्चरों में देखते हो ना, सायरन बजा करते कंपनियों के, लंच टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, वो टाइम, पूरी कानपुर सिटी में मतलब काम करने वाले लोग न जाने कहां कहां से दिल्ली कानपुर में काम करने, मींस इंडस्ट्रीज का हब माना जाता था। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी कह सकते हो, इंडस्ट्रियल एरिया कानपुर था। लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाए अपने डिस्चार्ज पे। वाटर पॉल्यूशन, गंगा नदी को लगातार पॉल्यूटेड करते रहे, तो उन्हीं कारणों से कई बार उनको नोटिस दी गई लेकिन नहीं समझ में आया, तो फाइनली क्या किया? उस
कंपनी को बंद करना पड़ा, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए। वाटर के बात करते हैं। हवा के लिए जो एक्ट आया था 1981 में आया था। बेसिक एम क्या था भाई, पानी में एम था पानी को शुद्ध रखना। हवा के लिए, हवा का जो पोल्यूशन कर रहे हैं, हवा को जो पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक उन पॉल्यूशंस को रोकना। और इसके लिए अमेंडमेंट कब आया? 1987 में, यानी एक्ट आया 1981 में और इसको और ताकतवर बनाया गया 1987 में। बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू प्रोवाइड द प्रिवेंशन, कंट्रोल, अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। अल्टीमेटली एयर पोल्यूशन को रोकना है, कंट्रोल करना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड, इसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने बोर्ड या अपनी अपनी रेगुलेटरी बॉडीज डिसाइड करती है कि भाई इस इम्प्लीमेंट को देखो, इस एक्ट को देखो और किसी तरह की समस्या हो तो उसको इम्प्लीमेंट करो। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दो बनाए गए। सेंट्रल ने सेंट्रल का बनाया, स्टेट ने स्टेट का बनाया। कन्फर द बोर्ड्स द पावर ड्यूटीज इंप्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो ये बोर्ड्स के पास सारी पावर्स रहती हैं इस एक्ट को बेटर करने के लिए। स्टेट शुड बी प्रिस्क्राइब, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती? इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स बनाती हैं कि कितना इमिशन, भाई इंडस्ट्री के अंदर काम चल रहा है तो बहुत सारी गैस, देखते होंगे ईंटे के भट्ठे निकलते हैं, ईंटे जहाँ पे ईंटे पकाए जाते हैं ऊपर चिमनियाँ होती हैं, चिमनियों से गैस निकलती, कहाँ जाती है? इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है एक्सक्यूज मी, है ना। तो वो चिमनियाँ कितने स्टैंडर्ड तक इमिशन कर सकती हैं, कोई भी इंडस्ट्री कितने लेवल तक पोल्यूटेंट को रिलीज कर सकती है, उनके स्टैंडर्ड्स बनाने का काम स्टेट कंट्रोल बोर्ड। कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी है वो क्या है? कंसल्टिंग द सेंट्रल बोर्ड एंड सीइंग द एम्बिएंट एयर क्वालिटी, है ना। ऑटोमोबाइल्स, कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी है वो सेंट्रल कंट्रोल, क्योंकि भाई ऑटोमोबाइल ऐसा तो है नहीं खाली यूपी में बिकेगा, तो पूरे देश में बिकेगी, है ना। तो वो बेसिकली सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड के साथ जो बैठ के मीटिंग करती है कि भाई हमने जो गाड़ियां बनाई हैं वहां से सिर्फ इतने लेवल का पोल्यूशन इमिट होता है, वहां से डिसाइड होगा कि आपको परमिशन मिलेगी कि नहीं। ऐसा नहीं कि खाली गाड़ी बना दी और बेच दी, बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं। इट स्टेट्स दैट, ओके, राइट, हाँ ठीक। इट स्टेट्स दैट द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन सच एज, जैसे इंटरनल कंबस्टन हो गया, इंजन से निकलने वाली जो गैस है, इंडस्ट्रीज, व्हीकल, कोई पावर प्लांट है, इन सब के बारे में सारी डिटेल और कितना इमिशन करेंगे मैटर, जैसे लेड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुए, ये कितने ज़्यादा निकलेंगे, इन सब चीज़ों की लिस्ट। और इन सब चीज़ों का मीन्स प्री डिटरमाइंड लिमिट होती है, पहले से लिमिट सेट कर दी गई, इससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं निकलना चाहिए, राइट। अदरवाइज क्या है, ऑटोमोबाइल होगा तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, कोई इंडस्ट्री होगी तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑल्सो एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट डिजाइनेटेड द पॉल्यूशन एरिया, मीन्स ये क्या है, ये डिजाइन करते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री अगर लगानी है आपको तो रेजिडेंशियल एरिया से जाके दूर लगाओ, रेजिडेंशियल एरिया नहीं होना चाहिए वहां पे। मीन्स एक एरिया डिजिग्नेटेड होगा, जिसको जैसे आजकल सेज एरिया बनाते हैं ना, तो इस तरीके से ये काम करते हैं। फिर बात करते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, कब? 1986 में, है ना। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में। भारत की संसद ने संविधान के अनुच्छेद 253, आर्टिकल नंबर 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। ये भोपाल त्रासदी को मद्देनजर रखते हुए, है ना। 19 नवंबर 1986 भोपाल की त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, मतलब उस टाइम का इतना बड़ा डिजास्टर था। वो होने के बाद जितना भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जितने भी बने हैं, बेसिकली वो जो ट्रेजेडी हुई है उसके बाद सारे लाइमलाइट में आए। वो ट्रेजेडी ऐसी थी, पूरा पूरा गांव सोचो रात में सोया और सब के सब मर गए, बहुत बहुत ज्यादा लोग, मतलब इनका जरूरत पड़े तो इनका वीडियो देखना, है ना। और फिर एक संगठन बनाया गया जिसको बोला गया अम्ब्रेला, यानी छाता संगठन, जिसे बहुत अलग अलग तरह की केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा अलग अलग गतिविधियों के थ्रू एक रूपरेखा डिजाइन करने का काम दिया गया, मींस पॉलिसीज बनाने का काम दिया गया। पर्यावरण को एक व्यापक अर्थ में परिभाषित किया गया है।
पर्यावरण में आपका जल हो गया यानी पानी हो गया, हवा हो गई, सॉइल हो गई, मिट्टी हो गई, और मानव और अन्य जीवित प्राणियों के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होता है, मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन चीजों में, चाहे जल में हो, चाहे हवा में हो, चाहे सॉइल में हो, जितने वहां पे रहते हैं, उन सबके बीच में आपसी जो संबंध है, उन सब चीजों को मिला के पर्यावरण शब्द बना। उन सब चीजों को मिला के पर्यावरण शब्द बना, राइट। इसे 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन इंटरनेशनल लेवल का हुआ था, है ना। अधिनियम के धारा 19 में प्रावधान किया गया, कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी को 60 दिनों के पूर्व सूचना के साथ अदालत में इस अधिनियम के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करा सकता है। कोई भी XYZ, कोई भी आम नागरिक ये काम कर सकता है अगर कोई भी इस किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना देकर प्रवर्तन के लिए नियम बना सकती है। केंद्र सरकार है ना, ये तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता ही है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो हमने हिंदी में देखा, वही ये इधर अंग्रेजी में लिखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हिंदी में समस्या, बहुत सारों को अंग्रेजी में समस्या। कब आया? 19 नवंबर 1986 में, है ना। आर्टिकल नंबर 253 हमारे संविधान के, आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी। ओके, जो मिशन बना था, जो रेगुलेटरी बॉडीज बनी थी, मिशन का नाम अम्ब्रेला था। इसमें अलग अलग लेजिस्लेशन बॉडीज बनाई गई थी, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी एक दूसरे से स्टेट और सेंट्रल से कोऑर्डिनेट करके क्या करने का, एक तरह का एक फ्रेमवर्क, पॉलिसीज का फ्रेमवर्क बनाने का, कि किस तरीके से बेटरमेंट किया जा सकता है। इट डिफाइंस द एनवायरनमेंट एंड बॉर्डर द सेंस इंक्लूड द, जैसे एनवायरनमेंट को क्या बोला गया, एनवायरनमेंट पानी, हवा और लैंड, और इन तीनों में रहने वाले लिविंग बींग्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप को बोला गया एनवायरनमेंट। ठीक है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे क्रिएचर्स हो, प्लांट हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, राइट। इट वॉज इनएक्टेड अचीव द ऑब्जेक्टिव यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, मीन्स फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसीज बननी शुरू हो गई। बाद में और क्या बताया गया इसमें, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस रेगुलेशन कंट्रोल रूल, ये आया जुलाई 2000 में। मीन्स जब पूरे देश में ओजोन डिप्लेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही चीजें यहाँ पे भी हैं। नियम संरक्षण 1986 के अधिकार के तहत इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें, ऐसे केमिकल्स, ऐसी गैसेस जो ओजोन के लिए नुकसानदायक है, ओजोन परत के लिए नुकसानदायक है, उन सब के प्रोडक्शन पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की गई है। मीन्स उनको, उनके एक मानक तय किए गए हैं, जिसमें CFC हो गया, हेलोजन हो गया, ODS कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, इनका जो यूज है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, राइट। वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केंद्र सरकार वन्य जीव सलाहकार, मीन्स बहुत सारे पहले के लोगों में क्या है, लोग अपने फायदे के लिए वन्य जीवों यानी जंगली जानवरों का क्या करते थे, शिकार किया करते थे, है ना। क्या वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया गया वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। सेंटर एंड स्टेट वाइल्ड एडवाइजरी बोर्ड बनाए गए, सेंट्रल के लिए और स्टेट के लिए अपने अपने यहाँ इनएक्टेड। रेगुलेशन फॉर हंटिंग वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड बर्ड, पहले शौक हुआ करता था लोगों का कि लोग जंगल सफारी मीन्स हंटिंग किया कर, शिकार किया करते थे। अब इतने जानवर, इतने पक्षी बचे ही नहीं कि आप उनका शिकार करो, फिर भी अनाधिकारिक तौर पर मीन्स ब्लैक मार्केटिंग करके लोग ये काम अभी भी कर रहे हैं ना। नेशनल पार्क बनाए गए, सेंचुरीज बनाई गई, ताकि जितने भी वन्य जीव हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको फिर से बसाया जा सके और उनकी जनरेशन को बढ़ाया जा सके। जुडिशियली इम्पोज्ड पेनल्टीज द वायलेटिंग द एक्ट, अगर कोई इंसान किसी भी एनिमल का, प्रोडक्ट का, ट्रॉफीज, इन सब चीज़ों को अगर क्या करता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है या गलत तरीके से हंटिंग करता है, इनको मारता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उन सब के लिए बाकायदे पेनल्टीज का प्राविधान, जेल जाने का प्राविधान किया गया है। इट वॉज अमेंडेड 1982, परमिट द कैप्चर, ट्रांसपोर्टेशन, वाइल्ड एनिमल साइंटिफिक रिसर्च, मीन्स 1982 में एक बनाया गया, परमिशन दी गई, जिसमें क्या किया गया कि आप
जंगली जानवर को पकड़ सकते हो रिसर्च एंड मैनेजमेंट के लिए, उनकी हंटिंग की जा सकती है। ये शेड्यूल 1 ऑफ एक्ट प्रोहिबिटेड थ्रू आउट द इंडिया, है ना। पहले क्या हुआ करता था कि कोई भी जानवर ले आए, रिसर्च एंड मैनेजमेंट सिस्टम में डाल लिया, अब वो काम नहीं रह गया। आप ले सकते हो, पकड़ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। वहाँ पे देखना पड़ेगा कि ह्यूमन क्रूएलिटी मीन्स एनिमल क्रूएलिटी एक्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्सपेरिमेंट के लिए परमिशन दी जा रही कि नहीं दी जा रही, बहुत सारी चीज़ें। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड द सम कंजर्वेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो जा रही थी, खत्म हो रही थी, उनके लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके अगेन कह सकते हो कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए। जैसे 1971 में, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, हुंगल 1970 में, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1974 में, प्रोजेक्ट वल्चर, ब्राउन एंटेड डियर 1981 में, एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1991 से लेकर 1992 में, गंगाज में डॉल्फिन 1997 में, ऑलिव रेडली मीन्स इस तरीके के बहुत सारे अधिनियम, सेंचुरीज बनाई गई ताकि जो है ये ऐसे जो प्रजातियां जो खत्म हो रही थी इंडिया के अंदर से, उनका कंजर्वेशन किया जा सके। ठीक है, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तो बेसिकली 1972 में इस अधिनियम को बनाया गया, फिर सुधार किया गया, अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि आज की डेट में जंगल अपने मतलब के लिए कहीं भी लोग काटते चले जा रहे हैं। नियम बनाए गए लेकिन इनका फॉलो आज रियलिटी पूछा जाए तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होता तो इतने भूकंप, इतनी सुनामी ना आया करती, है ना। ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता, ये ना पहुंचा करता। तो 1927 द फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट इन एक्टेड सर्व द पर्पस, क्या है, ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग चल रहा था, उन्होंने अपने हिसाब से बनाया था। 4 कैटेगरी के फॉरेस्ट, नेमली जैसे रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और प्राइवेट फॉरेस्ट, ये 4 तरह के फॉरेस्ट उन्होंने अपने मतलब के लिए बनाए थे 1927 में। सब्सिक्वेंटली 1980 में फॉरेस्ट का कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया 1980 में। ठीक है, मेक द सर्टेन रिफॉर्म्स, मीन्स इसमें बताया गया कि आप जंगल काट नहीं सकते, मीन्स उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, वो अलग बात है। सेटिंग करके लोग सब कुछ कर लेते हैं। इट वॉज ड्यू टू अलार्मिंग द इंडिया रैपिड डिफॉरेस्टेशन, ये क्यों बनाया गया, क्योंकि बहुत तेजी से इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट चालू हो गया, जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत तेजी से हो गया, जिसका रिजल्ट था इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डायरेक्टली। राइट, इनएक्टेड द कंसोलिडेट लॉ रिलेटेड टू फॉरेस्ट, ट्रांजिट द फॉरेस्ट, प्रोड्यूस द ड्यूटी लेवेबल द टिम्बर, मीन्स कहीं टिम्बर के लिए, कहीं घर के लिए, कहीं शटरिंग के लिए, कहीं घर बनाना जंगल काट लिए गए, शटरिंग वगैरह के लिए, मीन्स बहुत बड़े लेवल पे सारे काम शुरू हो गए, है ना। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में एम्पावर द स्टेट डिक्लेयर द फॉरेस्ट लैंड, तो क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट लैंड बना दी कि भाई ये फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर का काम, कहीं अर्बनाइजेशन का काम, ये काम हो ही नहीं सकते, इनको बेसिकली फॉरेस्ट ही रहने दो, मीन्स वो फॉरेस्ट के लिए रिजर्व हो गया। कैन सेल्फ प्रोड्यूस दोज फॉरेस्ट, इंश्योर द प्रिजर्वेशन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रूल्स, लाइसेंस, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड देयर, मीन्स सब कुछ निकाल दिया गया। फॉरेस्ट रेंजर्स मीन्स उनके प्रोटेक्शन के लिए बाकायदे टीम, जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह हो गए। फॉरेस्ट लैंड रिजर्व कर दी गई और वहाँ पे भी बाकायदे एक पूरी लॉबी हो गई कि फॉरेस्ट से रिलेटेड पूरी, फॉरेस्ट के हवलदार भी होते हैं, फॉरेस्ट के इंस्पेक्टर्स भी होते हैं, ऊपर कमिश्नर भी होते हैं, मीन्स इन सब चीज़ों का काम क्या था, बेसिकली फॉरेस्ट को बचा के रखना। अभी भी आप चले जाओ उत्तराखंड साइड में तो बहुत सारा फॉरेस्ट लैंड दिखेगा वाकई में, है ना। अपने इधर यूपी साइड में तो ना के बराबर मुझे नहीं लगता कि कहीं आसपास इतना तगड़ा फॉरेस्ट कुछ है। एज पर प्रोविजन दिस एक्ट प्रियर अप्रूवल द सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर्स टू डाइवर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट पर्पज फॉर द गाइडलाइन ऑफ द कंपल्सरी लैंड, मीन्स कहने का ये है कि कहीं पर भी अगर डिफॉरेस्टेशन करना है, अगर कोई फॉरेस्ट लैंड डिसाइड की गई है और उसका डिफॉरेस्टेशन करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। मींस ऐसा प्रोविजन बोलता है, वो अलग बात है, कोई लेता नहीं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986 इसकी बात हम कर चुके हैं। तो इस तरीके से ये हमारा इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। इसका PDF एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा, किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो।